करेंगे आज टेस्ट 117 के प्रश्नों के बारे में। आपका प्रश्न कह रहा है लाइन वोल्टेज हमें से क्या समझते हैं। अब जरा समझिएगा, लाइन वोल्टेज से क्या समझते हैं। ये मेरा 3 फेज का स्टार कनेक्शन है। आर वाई बी हमारी क्या है, फेज है। अब आप जानते हैं मेरे यहां से लेकर न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है यह क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है। और अगर हम आर फेज और वाई फेज के बीच का वोल्टेज करते हैं वी आर वाई, ये क्या हो जाती है, लाइन वोल्टेज हो जाती है। यानी स्पष्ट है दो फेज के बीच का जो वोल्टेज है उसे क्या कहते हैं, दो फेज के बीच के वोल्टेज को डेफिनेटली किस नाम से जानते हैं, लाइन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। अब यहां से यह स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हो गया साथियों, कि हमारे स्टार के केस में आप जानते हैं VL बराबर क्या होता है, √3 इंटू VPH होता है। यहां से आप VPH की बात करते हैं, VL बटा √3 हो जाता है। ठीक है, मेरा ये यहां रिलेशन होती है स्टार में, और मेरी लाइन करंट किसके बराबर होती है, फेज करंट के, क्योंकि यहां पर लोड आपका क्या होता है, सब सीरीज के साथ मेरे फेज में जुड़ा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जवाब आपको मिल गया कि हम लाइन वोल्टेज से क्या समझते हैं, दो फेज के बीच का वोल्टेज समझते हैं। यानी आप देखिए जरा सा, फेज ए बी या सी न्यूट्रल चालक के क्रॉस, ये तो उचित नहीं है। अर्थ और किसी लाइन, ये भी नहीं है। आपका कह रहा फेज और ए और बी के बीच का बिल्कुल भी ए बी और सी के बीच का भी बी सी और ए के बीच का भी सी ए, निश्चित रूप से मेरी क्या होगी, लाइन वोल्टेज होगी। अब इसी को हम लोग क्या लिखा था अभी डायग्राम में, वी आर वाई, भी वाई बी कर दीजिए या बी वाई कर दीजिए। ठीक है, भी बी वाई कर दीजिए, और क्या करिएगा, आर और बी, आर बी करिए या बी आर करिए, दोनों फेज के बीच का वोल्टेज। तो ये आपकी क्या हो जाती है, लाइन वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही उत्तर है। लाइन वोल्टेज दो फेज वोल्टेज के बीच का वोल्टेज होता है। फेज वोल्टेज स्टार में आएंगे तो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल और फेज के बीच का वोल्टेज होगा। ठीक है, और यही चीज जब डेल्टा में जाते हैं वहां तो हमारा स्टार पॉइंट होता नहीं है। डेल्टा के केस में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज दोनों क्या होता है, सेम ही रहता है। इसीलिए इसको समझने के लिए ज्यादा अच्छा कौन सा एग्जाम्पल है, स्टार वाला एग्जाम्पल है, वहां पर फर्क महसूस होता है। नहीं तो डेल्टा में देखिएगा तो दोनों फेज के, दो फेज के बीच का लाइन और दो फेज के बीच का फेज दोनों वहां पर सेम हो जाता है, पैरेलल कनेक्शन वहां होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर विद्यार्थी जी डी होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, डी। सिंक्रोनस मोटर में घूर्णी स्टेटर फ्लक्स अक्ष और रोटर अक्ष, ठीक है, हमारे स्टेटर फ्लक्स का अक्ष और रोटर अक्ष, उसके बीच का कोण जो डेल होता है, इसे आप सब जानते हैं क्या कहते हैं, टॉर्क एंगल कहते हैं। ये बात तो है स्पष्ट। अब आपसे पूछ रहा है ओवर एक्साइटेशन करने पर टॉर्क एंगल क्या होगा। तो आप समझ लीजिए मेरा रिजल्टेंट ईएमएफ कॉस डेल बराबर भी होगा, कब साहब, बराबर भी होगा नॉर्मल एक्साइटेशन में। आपका ई आर कॉस डेल ये बड़ा होगा भी से, कब साहब, ओवर एक्साइटेशन। मेरा ई आर कॉस डेल छोटा होगा भी से, कब साहब, याद रखिएगा अंडर एक्साइटेशन में। अब आप लोग मेहनती छात्र हैं, कॉस डेल का मान मैक्सिमम कब होता है, जब डेल मेरी लेसर होती है, लेसर यानी अप्रोचेस टू जीरो होती है, तभी इसका मान बढ़ता है। यानी ओवर एक्साइटेशन के केस में मेरे डेल का मान क्या होगा, घटेगा। डेल घटेगा, कॉस डेल बढ़ेगा, तब ना मेरी ई आर जो है वह सप्लाई से ज्यादा हो पाएगी। अगर ई कम होगी तो इसको भी ना कम कर देगी। तो इसीलिए मेरे डेल का क्या हो रहा है, मान घट रहा है। तो याद रखिएगा ओवर एक्साइटेशन के केस में मेरे टॉर्क एंगल डेल का मान घटता है, नॉट कॉस डेल घटता है, ओनली डेल घटता है, ओनली डेल घटेगा। कॉस डेल का मान बढ़ेगा और मैक्सिमम 1 हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी।
3 फेज मोटर पर निष्पादित ब्लॉक रोटर टेस्ट। आप जानते हैं साथियों, ये ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होती है ना, ये बिल्कुल किसके समान होती है? आपके ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होती है। और यह शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग रोटर में होने वाली कॉपर हानि, यानी आपके वाइंडिंग में होने वाला कॉपर हानि I² को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। तो कोर का लोह के लिए, कोर का शैथिल्य के लिए, कोर का भंवर के लिए, ये तीनों के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? नो लोड टेस्ट करते हैं, जो कि आपका ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर के समान होती है। कुंडलन में, वाइंडिंग में I² हानि के लिए किसका यूज करते हैं? ब्लॉक रोटर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। कह रहा है विद्युतरोधी पदार्थ अपने तापमान सहन के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कल भी हमने चर्चा किया था। कौन सा पदार्थ है जो 225 तक के तापमान को, 225 या उससे ऊपर को भी कौन सह लेता है? क्लास सी सह लेता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय कोर की फ्लक्स घनत्व, इसको B से सूचित करते हैं। B बराबर φ/a होता है, यानी आपका हो गया साथियों फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब इसका अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो फ्लक्स को वेबर से व्यक्त करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर से। साथियों आप जानते हैं 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 टेस्ला होता है। क्या होता है? 1 टेस्ला होता है। हम राइट आंसर किसको दें? ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाएगा, B बराबर φ/a। लुमिनस फ्लक्स के बारे में आप जानते हैं, F बराबर होता है साथियों E इंटू A। अब E को आप कैसे मापते हैं? ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर में, एरिया मीटर स्क्वायर, कट गया, क्या हो गया? लुमेन आ गया साहब। तो हमारे फ्लक्स का मात्रक क्या है सरकार? लुमेन। ठीक है। अब यहां से देखिए, इल्यूमिनेशन का मान होता है F/A, F का ल्यूमेन, एरिया का मीटर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है? लक्स के बराबर है। ठीक है। और ये ल्यूमेन प्रति वाट क्या है साहब? ज्योति दक्षता। क्या होती है? ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? ल्यूमेन प्रति वाट है साथियों। कैंडेला जो है यह ज्योति तीव्रता, किसका साहब जी? कैंडेला आपकी ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, यह ध्यान रखना है। तो मेरा राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ल्यूमेन। एक और फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? F बराबर I ओमेगा भी होता है। ये ज्योति तीव्रता है, ओमेगा स्टे रेडियन, सॉलिड एंगल है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू 4 पाई भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन 4 पाई होता है सॉलिड एंगल का। अब प्लेन एंगल में कितना जाएगा? 2 पाई। यूनिट इसका क्या होगा? स्टे रेडियन। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ें। किस प्रकार की मशीन में कुंडलन के परीक्षण हेतु इंटरनल ग्राउलर यूज होता है? आप जानते हैं मेरा ग्राउलर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है, जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये सब चेक करने में करते हैं। अर्थ फॉल्ट हो गया कि नहीं, इस सब चीज की जानकारी हमको मिल जाती है, लेकिन मोस्टली इसका प्रयोग किया जा रहा है शॉर्ट सर्किट, वाइंडिंग इंटरप्शन, इस सब को चेक करने में। ठीक है। तो ये टेप रिकॉर्डर, ये सब का कोई यहां पर औचित्य नहीं है। इंटरनल ग्राउलर जो है साहब AC मोटर के स्टेटर कुंडलन को साहब चेक करने का काम करता है। बिना खोले आपको पता चल जाता है। पोल पिच के बारे में आपको याद है, YP से सूचित करते हैं। ठीक है। चलिए पोल पिच को हम कैसे व्यक्त करेंगे साहब? पोल पिच बराबर आपको याद है मेरा S/P होता है, यानी नंबर ऑफ स्लॉट बाय, बिल्कुल, नंबर ऑफ स्लॉट बाय नंबर ऑफ पोल्स। अब यहां से जरा हमें बता दीजिए कहां पर यह मिल रहा है? स्लॉट की संख्या बटा ध्रुवों की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो गया। स्लॉट्स की संख्या बटा कॉइल की संख्या नहीं है, स्लॉट की संख्या बटा पोल की संख्या, यही सही उत्तर है। वो सब बातें तो याद ही है आप लोग को। पोल पिच किसके बराबर हो जाए? पोल पिच कॉइल पिच के बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे? फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच कॉइल कहेंगे। वहां केपी का मान क्या होता है? 1 होता है। अब कह रहा है आपको चल लोह मीटर का प्रचालन, यानी MI टाइप का, मूविंग आयरन टाइप के मीटर का इंस्ट्रूमेंट का संचालन किस प्रभाव पर होता है साहब? जरा देख लीजिएगा। हमने यहां पे डैंपिंग कौन सा यूज किया है?
यहां पर साहब आपका एयर फ्रिक्शन डैंपिंग है। कौन सा डैंपिंग है? एयर फ्रिक्शन डैंपिंग है। अब जब एयर फ्रिक्शन डैंपिंग है तो कंट्रोलिंग कौन सा यूज किया है? ग्रेविटी कंट्रोल। किसका यूज किया है? ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम का यूज किया है। ग्रेविटेशनल कंट्रोल सिस्टम का क्या किया है? यूज किया है, जो कि सस्ता होता है। दिक्कत यह है कि ऐसे उपकरण को हमको क्या करना पड़ेगा? हमेशा साथियों वर्टिकली ही अरेंज करना पड़ेगा, तब मेरा मेजरमेंट सही से होगा। इसकी विशेष खासियत है हम एमआई इंस्ट्रूमेंट से एसी डीसी दोनों तरह के राशि को माप सकते हैं। तो हम एसी भी माप सकते हैं एंड डीसी भी माप सकते हैं। आप जरा हमको बता दीजिए, तापन प्रभाव तो यहां दिख नहीं रहा है, इस प्रभाव पर यह काम करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कि इंडक्शन, दोनों में से कौन होगा? जल्दी दिमाग लगाइए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? विद्यार्थी जी निश्चित रूप से यह प्रेरण नहीं है। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव है साथियों। ठीक है, यहां पर आपका ये क्या है? मेरा मूविंग अरेंजमेंट है साथियों कॉइल का। इस जगह पर हमने वाइंडिंग लगाई हुई है। बैलेंस वेट कंट्रोल वेट मिलकर के मेरे पॉइंटर के मूवमेंट को क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। और ये गोल जैसा ऐसा जो है अंडाकार शेप में, यही मेरी मूविंग आयरन है जो घूमती है और तब चुंबकीय क्षेत्र के इफेक्ट से मेरे पॉइंटर पर फोर्स डेवलप करता है। अब फोर्स मेरा क्या होता है? डिफ्लेक्शन फोर्स। उसके कारण जीरो से आगे की ओर पॉइंटर मूव करता है। तो आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव। अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज और करंट, अब जरा समझिए। हमारे पास रजिस्टर है, ये मेरे पास रजिस्टर है आर मान का। वोल्टेज हमने इसको क्या दे दिया? एसी साइनोसॉइडल वी, मान है वीएम साइन ओमेगा टी। करंट यहां से आई पास कर रही है। अब हम इसको दिखाते हैं साहब, ये मेरा वोल्टेज और ये मेरी करंट। अब ये जो दिशा हमने दिखाया है, ये वाला भाग आपका लैटिट्यूड है जो परिमाण को बताता है। किसको बताता है? परिमाण को बताता है। ये एरो हेड आपके डायरेक्शन को बताता है। यानी ये आपकी क्या है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। क्या है साहब? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अगर यहां वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं रहे तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? फेजर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर यही चीजें इंडक्टर हो जाती, हम वोल्टेज को रेफरेंस लेते, तो वोल्टेज से मेरा प्योर इंडक्टर क्या करता? 90 डिग्री से करंट को साहब लैग करवा देता। अगर ये प्योर इंडक्टर होता तो आपने क्या देखा? मेरी वोल्टेज आपका रिफरेंस है, वहां से 90 डिग्री बाद क्या आ रही है? करंट, यानी मेरी करंट लैग कर रही है। यही कैपेसिटर होता तो वोल्टेज को रिफरेंस लेते, करंट मेरा ऊपर चला जाता, वोल्टेज से करंट लीड कर जाती, पहले मेरी करंट ही आती। तो जब भी हम लोग एरो लीनियर रिप्रेजेंटेशन सीधी रेखा और तीर के माध्यम से व्यक्त करते हैं, या तो वह फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है या नहीं तो क्या होता है? वेक्टर। तो ऑप्शन में फेजर दिया नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे? आंसर सी नंबर, वेक्टर लेंगे। चलिए आगे बढ़ें। आप लोग जानते हैं हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप कई प्रकार का होता है। मेनली आपका जो है मरकरी आर्गन लैंप, दूसरा फिर आपका क्या होता है? मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, तीसरा होता है मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, अब हम लोग यहां पर पूछ रहा है मरकरी वेपर है, तो सबको याद है कितना हम लोग वाष्प का दाब यहां पे रखते हैं? 5 से 10 रखते हैं। ठीक है, और आप सबको मालूम है कि यह किस सिद्धांत पे काम करती है? गैसियस डिस्चार्ज के सिद्धांत पे काम करती है। और आप सब जानते हैं 2 इलेक्ट्रोड यहां पर होता है, मेन और ऑक्सिलरी, दोनों के सामंजस्य से यहां पर गैसियस डिस्चार्ज क्या होती है? उत्पन्न होती है। इसको हमेशा कैसे रखना है साहब? वर्टिकली यूज करना है। कमरे के अंदर इसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों साहब? क्योंकि इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? काफी हानिकारक है। और विद्यार्थी यहां पर एक छोटी बात को समझ लीजिएगा, इसकी दक्षता कितनी होती है साहब? 30 से लेकर के 40 ल्यूमेन प्रति वाट तक इसकी दक्षता होती है। अब जरा आप लोग उत्तर तो बता ही दिए हैं, कितना होता है? 5 से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है। और लो प्रेशर में 2.5 से कम ही हम लोग रखते हैं। लो प्रेशर आपका कौन सा है? फ्लोरेसेंट लैंप है। ठीक है, जिसका दाब निम्न होता है। कौन सा गैस भरते हैं अंदर में? मरकरी और आर्गन भरने का काम करते हैं। मरकरी का वाष्प और आर्गन की गैस भरते हैं। लेड एसिड सेल रिचार्जेबल होता है।
हम सब जानते हैं लेड एसिड सेल क्या है, सेकेंडरी सेल है। क्या है साहब, सेकेंडरी सेल है, यानी पुनरावेशित कर सकते हैं। इसका कारण है कि जो भी केमिकल रिएक्शन यहां पर होती है वह केमिकल रिएक्शन क्या है साहब, रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, यानी आप RHS से LHS, LHS से वापस RHS प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय। अब जरा समझ लीजिए साहब, मेरा लेड एसिड सेल सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। इसके एक सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। हालांकि 2.2 से 2.6 इसका वैल्यू जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड हम लोग 2 मान के चलते हैं। इसमें जो साहब एनोड है किस चीज का बना होता है मालूम है आपको, इसका एनोड साहब लेड पर ऑक्साइड का बना होता है। किसका बना होता है, लेड पर ऑक्साइड का बना होता है। और इसका जो कैथोड है वह किस चीज का होता है, स्पंजी सीसा होता है। क्या होता है साहब, स्पंजी सीसा होता है। याद रखिएगा, अगर इसकी इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी जो घनत्व है साहब, समझ गए, वह कितनी हो जाए, 1.28 से लेकर 1.30 हो जाए तो बैटरी मेरा फुल चार्ज होता है। अगर आपका 1.14 से कम हो जाए तो बैटरी क्या होती है, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाती है। और चार्ज को पहचानने का तरीका है, अगर इसके एनोड का रंग कैसा हो जाए, याद रखिएगा, चॉकलेटी हो जाए। क्या हो जाए, चॉकलेटी हो जाए, मतलब समझ लीजिएगा बैटरी चार्ज हो गया। अगर कैथोड का कलर क्या हो जाए, सिलेटी हो जाए, कैथोड का रंग सिलेटी कलर का और एनोड का रंग चॉकलेटी कलर का हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि बैटरी मेरा चार्ज हो गया है। कभी भी इसका जो है साहब नोब को खोल करके आंख से इसे देख करके तब नहीं कीजिएगा, गैस रिसाव होता है, आपकी आंख चली जाएगी। राइट आंसर क्या है, रिवर्सिबल अभिक्रियाकरण ऐसा होता है। इसकी अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, इसीलिए ऐसा करते हैं। नहीं तो कौन सा बात आपको गलत लग रहा है, गीला सेल है ये है, अब घटा सल्फ्यूरिक होवे करता है, कुछ विशिष्ट गुरुत्व इसमें रहता ही है, तब ना 1.28 से 1.30 पहुंच रहा है। ये सभी बातें तो सही ही है। अगर यहां पूछता गलत कौन बात है तब हम सोचते सब बात सही है, सब इसमें होता है, लेकिन मुख्य कारण क्या है जिसके कारण दोबारा चार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं, वो कारण है केमिकल रिएक्शन का उत्क्रमणीय होना। कह रहा है ट्रांसफार्मर में के का मान V2/V1 दे दिया है, ये आपकी क्या है साहब, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या है साहब, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के मेरा ग्रेटर देन क्या है साहब, 1 है। अब जरा ध्यान रखिएगा, जब ये ग्रेटर देन 1 है तो नेचुरली आपका क्या हो गया साहब, ग्रेटर देन 1 हो गया। यानी आप इससे क्या समझ पा रहे हैं, मेरा N1 लेसर है किससे साहब, जस्ट अ सेकंड, N1 क्या है, छोटा है किससे, N2 से। मेरा V1 छोटा है किससे, V2 से। और क्या है साहब, ध्यान रखिएगा, मेरा E1 छोटा है किससे, E2 से, और मेरा I1 बड़ा है किससे, I2 से। ऐसी परिस्थिति किस ट्रांसफार्मर में होती है, स्टेप अप में होती है। मैंने जितना वोल्टेज दिया उससे हमको ज्यादा मिला है, तब ना ये हुआ है। ये कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, तब ना इसका रेशियो 1 से ज्यादा होगा। तो इस तरह की स्थिति स्टेप अप में होती है। स्टेप डाउन में मेरा के क्या होता है, लेस देन 1 होता है, और अप में साहब के ग्रेटर देन 1 होता है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। निम्न में से किस उपकरण का सिद्धांत सिंगल फेज प्रेरण टाइप के एनर्जी मीटर में, नामे से काम बता दिया, इसमें सोचना नहीं है। सिंगल फेज इंडक्शन टाइप का जो ऊर्जा मीटर है आप लोग जान रहे हैं, ठीक है विद्यार्थी जी। जेईई का क्वेश्चन तो आप लोग बनाते हैं टेस्ट में, अब आपको कौन सा देंगे, ठीक है ना। आपके टेस्ट के जो प्रश्नों का स्तर है वो जेईई और असिस्टेंट इंजीनियर के प्रश्नों का ही कॉम्बिनेशन रहता है। अब आप कह रहे हैं कि ये भी हमसे बन जा रहा है, तब आपको हम लाते हैं पिटारा से, ठीक है ना। चलिए, तो सिंगल फेज इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर है। एक छोटी बात याद रखिएगा, इसी की खामियां थी जिसके वजह से 0 वाट का लैंप के भ्रम में हम लोग रहते थे, और जो 0 वाट का लैंप 5 से 7 वाट मिनिमम कंज्यूम करता था। स्मार्ट मीटर वगैरह का व्यवस्था आ गया, ऑनलाइन रिचार्ज की फैसिलिटी आई, और तब ये यूज कीजिएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको रिप्लेस करके क्या किया, 0.5 वाट का
एलईडी हमने डेवलप किया, पूजा वगैरह में, नाइट बॉल में, इसी सब का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात हमारी सिंगल फेज इंडक्शन टाइप की एनर्जी मीटर, इसका कार्य सिद्धांत बिल्कुल किसके साथ मैच करता है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर के साथ मैच करता है। डीसी उसी का बात ही बिल्कुल समाप्त हो गया साथियों। आप सब जानते हैं यह भी आपका इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है, सेल्फ स्टार्टिंग नेचर इसका भी नहीं होता है। हमको भी वहां पे ब्रेकिंग मैग्नेट, कई तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, कंट्रोलिंग मैग्नेट लगाना पड़ता है, ब्रेकिंग मैग्नेट की अरेंजमेंट करनी पड़ती है, देन जाकर के वह संचालित होता है। तो राइट आंसर क्या है साहब, सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर से मिलता जुलता है। रेक्टिफायर डायोड की जांच करने की विधि दिए गए चित्र में प्रदर्शित है। डायोड अच्छा है, चित्र इन्होंने दिया नहीं है, मैं बना देता हूं। ऐसा है, और दूसरा चित्र आपका यहां निगेटिव वाला, इधर पॉजिटिव वाला। ये जानते हैं पी टाइप का सेक्शन है, ये एन टाइप का सेक्शन है। ये आपका पी टाइप का है, ये एन टाइप का है। पी को बैटरी के पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से जोड़ा है, पी को नेगेटिव से इसको पॉजिटिव से जोड़ा है। सब लोग जानते हैं ये फॉरवर्ड बायसिंग है, सबको मालूम है ये रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग में आपका रेक्टिफायर डायोड में करंट का कंडक्शन नहीं होगा, इसमें रेजिस्टेंस मेरी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी साहब। और फॉरवर्ड बायस में हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, और मेरी करंट का कंडक्शन काफी ज्यादा होगा। अब आपका डायोड सही है कि गड़बड़ है, ये चेक करने की क्या स्थिति है। अगर एक डायरेक्शन में किए हैं तो बड़ा अच्छे से हरहरा के करंट जा रहा है, एक में किए हैं तो रुक जा रहा है, इसका मतलब है मेरा डायोड सही है साथियों, ठीक है। यानी फॉरवर्ड बायस में ही कौन काम करती है, रेक्टिफायर डायोड। इसी को साहब पीएन जंक्शन डायोड के नाम से भी जानते हैं साहब, इसी को क्रिस्टल डायोड के नाम से भी जानते हैं साहब, इसी को सिंपल डायोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसी को सरकार सेमीकंडक्टर डायोड के नाम से भी जानते हैं। ये सारे नामकरण संस्कार इसी के हैं। यानी एक दिशा में अगर हम पाठ्यांक लें तो मेरा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और जिस उल्टा दिशा कर दें तो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तब हम समझेंगे मेरा डायोड क्या है, अच्छा है, प्रॉपर फंक्शनिंग है। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स यूनिलेटरल होते हैं, एक ही दिशा में धारा का प्रवाह उसमें संभव होता है, या तो फॉरवर्ड में या तो रिवर्स में, पलटेंगे तो गड़बड़ा जाता है। हाँ विद्यार्थी जी, इलेक्ट्रॉन होल के कॉम्बिनेशन से ही धारा का प्रवाह होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होती है, पीएन जंक्शन यही है। चलिए आगे बढ़ें, फोटो वाले ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। चलिए, निम्न में से किसका उपयोग परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए साहब, रेजिस्टेंस कुछ नहीं करेगा, हीटर तो जान ही रहे हैं, कैपेसिटर कैपेसिटिव इफेक्ट डालेगा, मेरा चोक क्या करेगा साहब, यही ना आपका प्रेरकत्व डेवलप करने का काम करेगा। स्वाभाविक सी बात है, इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप करेगा। इसके वजह से जानते हैं एनर्जी को स्टोर करता है, किस रूप में करता है साहब, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। और आपको मालूम है ना एनर्जी का मान क्या होता है, 1/2 Li का स्क्वायर होता है। इसको L से सूचित करेंगे, इसका मात्रक क्या होता है मेरे इंडक्टेंस का, हेनरी होता है साथियों। क्या होता है मात्रक, हेनरी होता है, H से व्यक्त करते हैं। और आप याद रख लीजिएगा, यह करंट को क्या करता है, हमारे वोल्टेज से साथियों लैग करवाता है। क्या करता है, लैग कराता है। मेरे पावर फैक्टर को भी क्या कराता है साथियों, घटाता है। क्या करता है, घटाता है। ये ध्यान रखिएगा। चोक का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप में करते हैं। दो उद्देश्य की पूर्ति करता है, शुरुआती वोल्टेज डिस्चार्ज के लिए बढ़ाने का काम करता है, और डिस्चार्ज जब चालू हो जाती है तो करंट को कंट्रोल करता है, और जब करंट को कंट्रोल कर लिया तब ज्यावक्रिय धारा की स्मूथिंग करता है, उसको समान बनाने की स्थिति पर साहब काम करता है। चलिए आगे बढ़ें। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल F बराबर 1/T और T बराबर 1/F, इसे क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। आप जरा मुझे बताइए, भारतीय विद्युत आपूर्ति का, भारतीय विद्युत आपूर्ति का आवर्तकाल कितना है। तो भारतीय विद्युत आपूर्ति का आवर्तकाल एसी की बात कर रहे हैं, तो टी बराबर फ्रीक्वेंसी 50 होता है, यानी क्या लिखिएगा, 20 मिली सेकेंड। क्या हो जाएगा, 20 मिली सेकेंड हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या है साहब, आवर्त काल, टाइम पीरियड।
चलिए आगे बढ़ें। ड्रीम 11 साहब आज तो सब बना दिया होगा, न्यूमेरिकल बन जाता है, न्यूमेरिकल भी नहीं बनेगा, चिंता मत करिए। अब जैसा आपका आदेश होगा उस हिसाब से स्टेप लेंगे तो कैसे बनेगा। एलईडी का लाभ नहीं है साहब, एलईडी का पूरा नाम जानते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इसका सिंबल आप सब जानते हैं, किस बायस में काम करती है, फॉरवर्ड बायस में काम करती है। साथियों जरा समझिएगा, इसका विशेष प्रयोग हम लोग कहां करते थे, इंडिकेटर में पहले करते थे, लेकिन अब हम लोग बल्ब यानी लैंप के रूप में इसका प्रयोग ज्यादा करने लगे हैं। साहब जी याद रखिएगा, ठंडा होता है, बहुत अधिक समय तक चलता है, फिलामेंट नहीं होती हैं, ये बातें हैं अनुचित, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। कितना दिन तक चलता है जी, इसका लाइफ होता है 50,000 से लेकर के 1,00,000 घंटे तक, मोटा मोटी 20 इयर्स तक यह टिक सकता है यदि फिजिकल डैमेज नहीं करिएगा तो। अब हमेशा जलाते नहीं है ना, वर्किंग आवर वो दिया है, अब दिन भर में 1-1 घंटा जलाए तो लाइफ इसका बहुत ज्यादा रहता है, फिजिकल डैमेज करिएगा तभी। और आप जानते हैं ना, इसमें भी कंपोजिशन चेंज करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, अलग अलग मटेरियल मिलाते जाएंगे तो रंग भी इसका क्या होगा, बदलता चला जाएगा। सिलिकॉन जर्मेनियम से नहीं बनता है, किससे बनता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये सब से मिलकर बनता है। और जो जो कंपोजिशन रहेगा उस हिसाब से लाल, हरा, नीला, पीला सब कलर का आपको दिखेगा। जब स्लिप प्रेरण मोटर प्रारंभ में उच्च स्टेटर प्रतिरोध होता है, तो साहब जी स्टार्टिंग में मेरा स्टेटर का रेजिस्टेंस जब ज्यादा होता है तो आप सब जानते हैं क्या क्या फायदा होता है, टॉर्क बढ़ जाती है, और क्या होती है, मेरा पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, मेरी स्टार्टिंग करंट के मान में क्या आती है, कमी आती है। ये 3 फायदे तो डायरेक्ट हमको दिख रहे हैं, तो जरा बता दीजिए साहब क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर बढ़ा रहा है, स्टार्टिंग करंट घटा रहा है, और टॉर्क भी बढ़ा रहा है। लेकिन स्टार्ट के बाद इसको खोलना पड़ेगा, अगर स्टार्ट होके 75% रनिंग पर पहुंच गया तो इसको ऑटो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच के यूज करके। कितना स्लिप रिंग लगेगा जोड़ने में, 3। कितना रजिस्टर का गुच्छा, 3, तभी जाके, क्योंकि साहब 3 फेज की मशीन है और रोटर में कैसी वाइंडिंग आपने किया है, 3 फेज का वाइंडिंग किया है, इसीलिए 3 स्लिप रिंग, 3 एक्सटर्नल रजिस्टर रियोस्टेट के रूप में लगेगा। और फिर जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी 75-80 तक पहुंचा, तुरंत इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, नहीं तो क्या समस्या पैदा कर देगा, मेरे रोटर के अंदर I2R लॉस एक्सेसिव हो जाएगा, मेरा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो साथियों जरा देख लीजिए, हमारा नो लोड पर जब ट्रांसफार्मर होता है हम फ्लक्स को रिफरेंस लेते हैं, इसीलिए क्योंकि मेरा फ्लक्स हर जगह क्या होता है, कॉमन होता है। और साहब मेरे फ्लक्स के साथ क्या रहती है, मैग्नेटाइजिंग करंट IMU रहती है, और मेरा जो साहब एक्टिव करंट का कंपोनेंट है IA या IW मेरे V के क्या होता है, समकक्ष होता है। क्या होता है साहब, मेरे वोल्टेज के समकक्ष होता है। अब विद्यार्थी जी यहां से ये हम मिला देते हैं, ये मेरी क्या हो जाती है, I0, ये वाला एंगल हो जाता है φ0। मेरा जो EMF इंड्यूस हो रहा है E1 और E2, ये दोनों क्या होता है, सेम एक्सिस में होता है साहब, सेम फेज में होता है, ये हद सदैव याद रखिएगा, यानी दोनों क्या होती है, इन फेज होती है। लेकिन अगर कहे V और E1 तो साथियों ये दोनों एंटी फेज में होती हैं। क्या होती हैं, एंटी फेज में होती हैं। इस दोनों के बीच 180 डिग्री का क्या होता है, अंतर होता है। लेकिन E1 E2 के बीच में साथियों हमेशा क्या रहता है, 0 का फेज डिफरेंस, यानी आपका सेम फेज में होता है, ये ध्यान रखेंगे।